नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? हम्म। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ कक्षा 3 का अध्याय 21 निबंध लेखन कि हम पढ़ेंगे निबंध लेखन कि निबंध लेखन क्या है, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए। इसके बारे में हम निबंध लेखन के बारे में आज हम बच्चों आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, निबंध लेखन कि भाई पहले ये समझो कि निबंध लेखन क्या है। ये देखिए, निबंध भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कराने का सरल एवं सुगम माध्यम है। जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे भाव होते हैं या हमारे विचार होते हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति, उनको मतलब बाहर निकालने का सरल एवं सुगम माध्यम है। ठीक, इसमें किसी निश्चित विषय पर विचारों को क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे किसी निश्चित विषय पर एक निश्चित है कि भाई ये विषय है, ये हमारा टाइटल है, तो विचारों को क्रमबद्ध सीक्वेंस में क्रमबद्ध होता है। पहले जैसे हम 1 2 3 का होता है ना, गिनतियां लिखते हैं 1 2 3, मतलब क्रमबद्ध क्रम से रूप में अभिव्यक्त इसको किया जाता है। ठीक, अच्छा देखिए, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये देखिए, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी होती हैं? कि जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। देखो, एक, निबंध के लिए सही विषय का चुनाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निबंध के लिए एक तो सही विषय का चुनाव करना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय की हमें पूरी संपूर्ण सा मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषा कैसी हो? सरल हो, समझ में आने वाली हो। उचित मुहावरों एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। उचित मुहावरों, जैसे बहुत से इसमें कि हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं और हमें इन पर विशेष विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेख स्पष्ट होना चाहिए। लेख जो हमारा राइटिंग है, जो हम लिखते हैं, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, अच्छा देखो, निबंध के कुछ उदाहरण पढ़कर समझिए। मैं आपको कुछ निबंध पढ़कर उदाहरण से समझाने का, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो हमारा निबंध क्या है? दूरदर्शन। तो आज हम निबंध पढ़ेंगे दूरदर्शन पर कि दूरदर्शन क्या है। ठीक, क्या देखिए, आज हर घर में दूरदर्शन है। क्या है? सब घर में, हर घर में दूरदर्शन है। दूरदर्शन विज्ञान की ऐसी देन है जो सबको आकर्षित करती है। सबके घर में टीवी है, दूरदर्शन है, एलईडी है, सब पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो क्या है? समाचार पढ़ते हैं। सब दूरदर्शन ही तो है। किसकी देन है? विज्ञान की। ठीक है, इसमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो इसमें हमारा मनोरंजन तो होता है, साथ साथ हमें इसमें शिक्षा भी प्राप्त होती है। आजकल विद्यालयों में इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आजकल हम स्कूल जाते हैं, विद्यालयों में छोटे बच्चों के लिए इसका जो प्रयोग है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम सपन देख रहे हों। आजकल विद्यालयों में भी दूरदर्शन शिक्षा की सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। ये आजकल जो विद्यालयों में दूरदर्शन का प्रयोग किया जाता है, और जैसे शिक्षा की सहायक सामग्री है, जैसे आपको लिखने के लिए पेन चाहिए, है ना, इस तरीके से पढ़ने के लिए बुक चाहिए, सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। व्यापारी लोग दूरदर्शन पर अपनी वस्तुओं का विज्ञापन देखकर अधिक धन कमाते हैं। आपने देखे ना, एडवर्टाइज होते हैं, विज्ञापन जो होते हैं, जिन्हें हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो क्या होते हैं? विज्ञापन होते हैं। उनसे क्या लोग दिखाते हैं दूरदर्शनों पर और उनसे अधिक धन कमाते हैं।
दूसरी तरफ जनता को नई वस्तु के उत्पादन की जानकारी दूरदर्शन से प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन का एक और फायदा क्या, नई वस्तु के उत्पादन की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण आदि धार्मिक धारावाहिकों द्वारा दूरदर्शन ने हर वर्ग, हर आयु के व्यक्ति को इन ग्रंथों के आदर्शों से परिचित परिचित कराया है। जैसे डिस्कवरी चैनल ने विज्ञान की बारीकियों को भी बड़ी सुगमता से कैमरे में कैद करके दर्शकों तक पहुंचाया है। तो क्या है, जैसे रामायण, आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठकर रामायण देखी है? तो रामायण क्या है, हमें कैसे पता राम कैसे होते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उन्होंने क्या क्या किया, तो हमने कैसे पता चला, कैसे देखा, दूरदर्शन के माध्यम से। महाभारत कैसे देखी, दूरदर्शन के माध्यम से। श्री कृष्ण आदि धार्मिक धारावाहिक कैसे देखे, दूरदर्शन के माध्यम से। हर वर्ग, हर आयु के व्यक्ति को इन ग्रंथों के आदर्श, इन ग्रंथों के जो आदर्श हैं, इनकी जो कल्पना को दर्शाया गया है, उस सब आदर्शों से इसको सबको ही, हर वर्ग को परिचित कराया है। जैसे डिस्कवरी चैनल ने विज्ञान की बारीकियों को बड़ी सुगमता से कैमरे में कैद करके दर्शकों तक पहुंचाया है। ठीक, समझ में आया निबंध? चलिए, हाँ देखो, दूरदर्शन में हर आयु, हर वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम आते हैं। जैसे हमारे दूरदर्शन में क्या होता है, हर आयु मतलब हर प्रकार का प्राणी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ऐसे इन सब के लिए क्या होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम आते हैं। लेकिन हर समय दूरदर्शन देखना पढ़ाई में बाधक हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब इसको हम लगातार देखेंगे, दूरदर्शन क्या हो सकता है, हमारी पढ़ाई के लिए बाधक हो सकता है। ठीक, बच्चों को केवल शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही देखने चाहिए। बच्चों को क्या देखना चाहिए, जिनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता हो, जिनसे हमें कुछ शिक्षा प्राप्त होती हो, या जिससे हमें कुछ ज्ञान होता हो, तो हमें ऐसे ही कार्यक्रम देखने चाहिए। तो निबंध आपको समझ में आया होगा। चलो अब बताते हैं दूसरा निबंध, पुस्तकालय। ठीक, पुस्तकालय। तो अब एक निबंध हम देखेंगे पुस्तकालय पर। मतलब पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं, जो बुकों का भंडार होता है। तो देखिए, पुस्तकालय का शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कैसे, दो शब्दों के मेल आपने पढ़े होंगे। जैसे पुस्तक जमा आलय, तो क्या हो गया, अर्थात पुस्तकों का घर। ये जो है दो शब्दों के मेल से बना पुस्तकालय। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। क्या होता है, यहाँ विविध विषय पर श्रेष्ठ पुस्तकों का भंडार होता है। क्या होता है पुस्तकालय, ज्ञान का भंडार। और पुस्तकालय में हमें हर प्रकार की पुस्तक मिल जाती है, जिसका अध्ययन करने से अज्ञान दूर हो जाता है। तो जिन पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो अज्ञान है वो दूर होगा। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है, जहाँ बैठकर हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। क्या है, देखो जैसे इस चित्र में है, ये क्या है, एक विद्यालय का पुस्तकालय। देखो यहाँ कितने कुछ बैठे क्या कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। ठीक, पुस्तकालय से व्यक्ति तथा समाज को अनेक लाभ होते हैं। ये ज्ञान के प्राप्ति के पवित्र मंदिर है। तो समाज को क्या होता है, पुस्तकालय से अनेकों लाभ होते हैं। तो क्या है ये, ज्ञान की प्राप्ति के तो मंदिर कहा गया है। ठीक, देखिए, यहाँ ज्ञान, विज्ञान व साहित्य संबंधी पुस्तकें पढ़कर हम अपने समय का सदुपयोग तो कर ही सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ ज्ञान, विज्ञान और साहित्य संबंधी पुस्तकें पढ़कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक, साथ ही अपनी सोच का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। अपनी सोच को हम का दायरा जो है, जिसे हम डेवलप कहते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अपनी सोच को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिंदी में दायरा बढ़ा सकते हैं।
पुस्तकों में अनेक महापुरुषों का जीवन वृत्तांत पढ़कर हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। कैसे? किसी भी महापुरुष कोई बुक उठाइए, कोई पुस्तक उठाइए और उसमें किसी भी महापुरुष की कोई कहानी पढ़िए, उसने अपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, उस चीज़ को पढ़कर हम उसको चीज़ को सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़कर हम त्याग, सेवा, धैर्य, सहानुभूति, दानशीलता आदि मानवीय गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, इनसे हमारा स्वास्थ्य मनोरंजन होता है और पुस्तकालय में नाटकों, कहानियों, कविताओं या उपन्यासों का अच्छा संग्रह होता है। क्या तो हम मानवीय गुणों को ग्रहण कर सकते हैं पुस्तकें पढ़कर और सच्ची मित्र है। क्या है पुस्तक हमारी? बिल्कुल सच्ची, इनसे ज्यादा सच्चा मित्र कोई नहीं हो सकता। इनसे हमारा स्वास्थ्य मनोरंजन भी हो जाता है और नाटकों, कहानियों, कविताओं, उपन्यासों का अच्छे संग्रह होता है। ठीक। यद्यपि हमारे देश में अच्छे पुस्तकालयों की कमी है, यद्यपि तथापि जो मौजूद है हमें उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। देखो, जैसे हमारे देश में क्या है, पुस्तकालयों की बहुत कमी है, लेकिन हाँ जो है हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके पुस्तकालय का निबंध समझ में आया होगा। तो हम क्या कर देखो, जैसे हमारा निबंध है क्या है, दीपावली। तो क्या सबको पता है दीपावली के बारे में? हर वर्ष में एक बार दीपावली आती है। तो दीपावली पे आप कैसे रहते हैं? हर्षोल्लास, खुश रहते हैं। आपको नए कपड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, पटाखे वगैरह, फुलझड़ियाँ, आप सब उसी से दीपावली मनाते हैं। तो आइए हम निबंध पढ़ेंगे दीपावली। भारत में समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। भारत अनेक त्योहार समय समय पर। ठीक। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली क्या है? हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली शब्द से, शब्दों के मेल से बना है। दीप जमा अवली। क्या बना? दीप जमा अवली, दीपावली। अवली का अर्थ है पंक्ति। पंक्ति मतलब आप देखते हो ना दीपावली पे क्या होता है, दियों की लड़ियां, पंक्तियां लगी रहती हैं, लाइटों की पंक्तियां लगी रहती हैं, कुछ लोग मोमबत्तियों की लगाते हैं। अवली का मतलब है पंक्ति। वो किसी भी चीज की हो सकती है। सचमुच दीपावली पर चारों ओर दीपों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है? जब दीपावली आती है तो क्या होता है, चारों तरफ दीपों को, दीपक होते हैं, दीप जो हम जलाते हैं, की पंक्तियां दिखाई देती हैं। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या के राजा श्री राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। तो इसमें एक कहावत है, एक चीज मानी जाती है विशेष, कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस विषय में मनाई जाती है। क्यों? हम खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ, मिठाई, नए कपड़े आदि। तो क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में लौटे थे, वापस आए थे। तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उन खुशियों को मनाया था। उनकी खुशी में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। ठीक। तब से आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली से पहले ही लोग घरों की सफाई शुरू कर देते हैं, घर में बाजार सजने लगते हैं। दीपावली पर आपने क्या देखा होगा कि क्या करते हैं, कई कई दिन पहले, हफ्ते हफ्ते से पहले, 15 15 दिन पहले लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पेंट कराते हैं, कलर कराते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, अच्छा अच्छा सामान खरीदते हैं कि दीपावली से पहले। ठीक। लोग इस अवसर पर शाम के समय गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं तथा पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं। घरों को दीपक तथा मोमबत्तियों से सजाया जाता है। लोग रात के समय खूब आतिशबाजी करते हैं। इस अवसर पर सब नए कपड़े पहनते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। दीपावली सचमुच हर्ष का पर्व है। क्या करते हैं शाम को,
लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है दीपावली पर। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश का पूजन कब होता है? शाम को होता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और अपने आस पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं। इसलिए दीपावली सचमुच हर्ष का पर्व है। हर्ष मतलब खुशी का त्योहार है। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा दीपावली। ठीक, चलिए एक उदाहरण और निबंध का देखिए। ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। एक छोटा सा निबंध हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त। ये देखो, आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपने स्कूलों में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं 15 अगस्त का, है ना। ये सब हो सभी स्कूलों में मनाया जाता है, नगर में मनाया जाता है, गांव में, सब जगह इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये तो हमने चर्चा ही नहीं की कि हम इसे क्यों मनाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। भाई पहले क्या होते थे इसमें, यहाँ पर अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर वो राज करते थे। यहाँ के लोगों को कैदी बना रखा था, जेल में डालते थे, काम करवाते थे। तो अंग्रेजों से हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसलिए ये को हम मनाते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। वजह से ही हम इसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। क्या है? यह भी एक त्योहार के तरीके से ही मनाया जाता है। यह भी एक राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर विशेष समारोह होता है। तीनों सेनाओं के जवान और स्कूलों के छात्र छात्राएं झंडे को सलामी देते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं। दूर दूर से लोग इस समारोह को देखने आते हैं। अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। रात्रि के समय सरकारी भवनों पर खूब रोशनी की जाती है। ये क्या हो गया? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। किसको दी जाती है? राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारे देश का तिरंगा झंडा होता है, वो क्या दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तीनों सेनाओं के जवान और स्कूल के छात्र छात्राएं झंडे को सलामी देते हैं। आप अपने स्कूलों में देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं और इस समारोह को क्या करते हैं, लोग बड़े दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। अनेकों कार्यक्रम होते हैं। रात्रि के समय क्या होता है, सरकारी भवनों पर खूब रोशनी की जाती है। तो ये हमारा निबंध था, पर था, बताइए। अरे भूल जाते हो बच्चों आप। ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। तो आपको समझ में आया? ठीक, अब चलेंगे हम आगे। अब देखिए, एक निबंध हमारा क्या है? चिड़ियाघर की सैर। क्या है? चिड़ियाघर की सैर। कभी आप चिड़ियाघर गए हो, सैर की है चिड़ियाघर की? चिड़ियाघर देखा है किसी ने? चलो आओ हम करते हैं चिड़ियाघर की सैर। निबंध के माध्यम से चिड़ियाघर की सैर करेंगे। ये हमारा चिड़ियाघर पर एक छोटा सा निबंध है। ठीक, देखिए, चिड़ियाघर अर्थात जीव जंतुओं का एक ऐसा संजीव संसार। चिड़ियाघर जिसमें जीव जंतु, हर प्रकार के जीव जंतु वहां आपको देखने को मिलेंगे। दुर्लभ वन्य पशु पक्षियों को किसी एक स्थान पर देखना हो तो चिड़ियाघर की सैर कीजिए। जो आपने कभी भी जानवर या पशु पक्षी नहीं देखे, दुर्लभ, जो हमें कभी देखने को नहीं मिलते, तो अगर आपका देखने का मन है तो आप कहाँ पर, तो आप कहाँ की सैर कीजिए? आप चिड़ियाघर जाइए, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ शेर, बाघ, चीता, अजगर, भालू जैसे हिंसक और खतरनाक जीवों को अत्यंत निकटता से देखा जा सकता है। क्या कभी आपने आसपास शेर देखा है? नहीं। चीता देखा? नहीं। अजगर देखा? नहीं। ये सब जानवर कहाँ मिलेंगे आपको? चिड़ियाघर में।
मनुष्य एवं घरेलू जीव जंतुओं के संसार से अलग वन्य जीव जंतुओं का एक ऐसा अनोखा संसार है। ठीक है, क्या है? फिर देखिए, देखा जा सकता है। तो क्या होता है यहाँ की, क्या पता चलता है जब आप चिड़ियाघर जाओगे, क्या पता चलेगा कि यहाँ पर घरेलू जीव जंतुओं के संसार से बिल्कुल अलग जीव वन्य जीव जंतुओं का एक अनोखा क्या है, संसार है। मतलब जंगल वाले जानवर, घरेलू नहीं, जिन्हें हम पालते हैं, जो जंगलों में मिलते हैं और बड़े ही दुर्लभ होते हैं, कि जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते, वो कहाँ मिलेंगे आपको, चिड़ियाघर में, जो कि उनका एक संसार है। यहाँ देखिए, पिछले दिनों मुझे चिड़ियाघर की सैर करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर पिछली बार क्या हुआ, मुझे एक मौका मिला कि मैं चिड़ियाघर जाऊं। हमारे विद्यालय की ओर से इस सैर का कार्यक्रम तैयार किया गया। विद्यालय की तरफ से क्या होगा, इसका कार्यक्रम तैयार किया गया। मैंने भी 200 रुपये जमा करके सैर करने वालों की सूची में अपना नाम लिखवा लिया या लिखवाया। मैंने क्या करा, सैर करने वालों की सूची में अपना नाम लिखवाया। ठीक, हम लोग बस से चिड़ियाघर पहुंचे। हमारे साथ विद्यालय के 3 शिक्षक भी थे। हमने टिकट लिया और चिड़ियाघर में चले गए। तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन थे, कि चिड़ियाघर पहुंचे और हमारे साथ क्या थे, 3 शिक्षक थे। हमने टिकट लिया और चिड़ियाघर में चले गए। ठीक, अंदर पहुंचकर पहले तो हमने मार्ग के दोनों ओर हरी भरी घास, जो हम रास्ता होता है जहाँ पर जाते हैं, मार्ग जिसे हम कहते हैं, पथ रास्ता, दोनों तरफ क्या, हरी भरी घास तथा फूलों के पौधे देखे। वहां से थोड़ी दूरी पर पानी में तैरती हुई बत्तखों, सारसों तथा बगुलों को देखा। फिर हमने अनेक रंगों की चिड़ियाओं व तोतों को भी देखा। क्या देखा हमने, रंग बिरंगी चिड़िया और सारसों और बुगलों और तोतों को। जो ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने अनेक प्रकार के 12 सिंगों तथा हिरणों को इधर उधर दौड़ते भागते हुए देखा। इसके साथ साथ बंदरों व लंगूरों की अनेक जातियां भी देखने को मिली, जो जालीदार पहाड़ों में बंद थी। तो वहां कैसे थे जानवरों की, जो प्रकार की जातियां, क्या करते हैं, वहाँ एक पिंजरा होता है जाली वाला। क्या करते हैं ये चिड़ियाघर में, वो जानवर खुले नहीं छोड़े जाते, वो जालीदार पिंजरे में बंद कर किए जाते हैं और उन्हें हम दूर से ही देख पाते हैं। ठीक, इसमें सफेद व काले रंगों के बंदर भी थे। हमने उन्हें चने व मूंगफली खाने को दी। फिर देखा कि बड़े बड़े कटघरों में भयानक जीव, जैसे बाघ, शेर, भालू, चीते आदि स्वतंत्र से विचरण कर रहे थे। किससे विचरण कर रहे थे, स्वतंत्रता से। मेरा स्वतंत्रता से, कौन, बाघ, शेर, भालू, चीते आदि स्वतंत्रता से विचरण कर रहे थे। ठीक है, उन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए ऊंचे ऊंचे जालीदार बाड़े बने थे। बाड़े होते हैं बेटा, बड़े बड़े जो पिंजरे होते हैं ना, जो जाली के मजबूत, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हिलाने से, मतलब ये जानवर भी इनको तोड़ नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, बाड़े बने थे। और वो क्या थे, शेर, चीते, बाघ क्या उनके अंदर स्वतंत्रता से घूम रहे थे। शिक्षक महोदय ने यहाँ से निकलकर बस में बैठने के लिए कहा, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। क्या हुआ, हमारे जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने कहा बस में बैठो, क्योंकि क्या था, हम बहुत थक गए थे। रास्ते में बस एक रेस्टोरेंट पर रोककर हमने मजेदार नाश्ता किया। शाम होते होते चिड़ियाघर की सैर की सुखद यादों के साथ हम लोग अपने अपने घर लौट गए। ठीक, तो ये अध्याय हमारा आज यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको निबंध अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसको और अच्छा करने के लिए आप इसका अभ्यास अवश्य करें, पढ़ें और लिखने का प्रयास जरूर करें। तो हम आपसे मिलेंगे नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।